गाइस, मैं शार्दुल वाजपेयी जीएस की इस क्लास में आज आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है स्वतंत्रता का अधिकार, जो मौलिक अधिकारों का टॉपिक चल रहा था, उसी के अंतर्गत एक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 22 से लेकर 19 से लेकर 22 तक आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात करते हैं अनुच्छेद 19 की बात करते हैं। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 अधिकारों का संरक्षण दिया गया है। 6 अधिकारों का संरक्षण, और यह अनुच्छेद 19 केवल और केवल भारतीय नागरिकों के लिए प्राप्त है। भारतीय नागरिकों के लिए प्राप्त, किसी अन्य देश के नागरिक को या किसी भी देश के अन्य देश के नागरिक को, भारतीय नागरिकों के अलावा किसी अन्य देश के नागरिक को 6 अधिकारों का संरक्षण नहीं किया गया है। इसके अंतर्गत 6 अधिकार बताए गए हैं। उसमें पहला आता है अनुच्छेद 19(1)(a), जिसके अंतर्गत बताया गया है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19(1)(a) कहता है कि किसी भी नागरिकों को क्या है, कुछ इसके अंतर्गत अधिकार दिए गए हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति, मत देने, किसी व्यक्ति पर या किसी संस्था पर अभियोग लगाने की क्या होगी, स्वतंत्रता होगी। स्वतंत्रता होगी, यानी कि नागरिकों को अभिव्यक्ति, स्वतंत्र अभिव्यक्ति, अपने विचारों को प्रकट करने की, मत देने की, अभियोग लगाने की, लिखित हो, मौखिक हो या छिपे रूप में किसी भी व्यक्ति पर लगाने की स्वतंत्रता होगी। और इसी के अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं, प्रेस की आजादी, इसी अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत है प्रेस की स्वतंत्रता। इसी में निहित है। किसके अंतर्गत है, अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत प्रेस की आजादी है। आप किसी पर अभियोग लगा सकते हैं यदि वह गलत काम कर रहा है, और परंतु यह जो अधिकार है इस पर राज्य क्या कर सकता है, तार्किक प्रतिबंध लगा सकता है, रीजनेबल प्रतिबंध लगा सकता है। और इसका जो इस पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार जो राज्य को दिया गया है 19(2) के तहत दिया गया है, जिसके अंतर्गत कह सकते हैं आप कि राज्य क्या कर सकता है, लोक व्यवस्था यानी कि लॉ एंड ऑर्डर और राष्ट्र की संप्रभुता तथा अखंडता के आधार पर, राष्ट्र की संप्रभुता तथा अखंडता के आधार पर इस अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकता है। यह अधिकार सार्वभौमिक नहीं है। आप किसी पर आरोप तो लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रमाण होने चाहिए। इस तरह से आपने देखा कि अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत क्या है, लोक व्यवस्था और राष्ट्र की संप्रभुता तथा अखंडता के आधार पर राज्य चाहेगा तो नागरिकों के इस अधिकार पर प्रतिबंध, रीजनेबल प्रतिबंध, तार्किक प्रतिबंध लगा सकता है। और 19(1)(a) के तहत ही क्या प्राप्त है, प्रेस की स्वतंत्रता है। इसी के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता के साथ साथ चुप रहने का अधिकार है। चुप रहने का अधिकार है। यदि व्यक्ति चाहेगा तो वो चुप रह सकता है, राइट टू साइलेंस दिया गया है। और इसी के साथ ही साथ क्या है, सूचना का अधिकार भी अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत दिया गया है। आइए समझते हैं अगला अधिकार 19(1)(b).
1901B। ये क्या है? शांतिपूर्वक क्या है? सार्वजनिक स्थानों पर, शांतिपूर्वक सार्वजनिक स्थानों पर, शांतिपूर्वक सार्वजनिक स्थानों पर सम्मेलन या बैठक करने का अधिकार। आर्टिकल 19(1)(a)(b) कहता है, अनुच्छेद 19(1)(b) कहता है कि कोई भी नागरिक, भारत देश का कोई भी नागरिक शांतिपूर्वक तरीके से बिना शस्त्रों के सार्वजनिक स्थानों पर सम्मेलन या बैठक करने का अधिकार उन्हें देता है। यानी जो सरकारी जमीन है उस पर वो बैठक कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, आपस में चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। परंतु राज्य चाहेगा, इसमें अपवाद है और इस पर प्रतिबंध राज्य लगा सकता है। 19(3) के तहत राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि राज्य राष्ट्र की संप्रभुता तथा अखंडता के आधार पर और लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, इसको लॉ एंड ऑर्डर बोलते हैं, लोक व्यवस्था के आधार पर क्या लगा सकता है? प्रतिबंध लगा सकता है। इस तरह आर्टिकल 19(1)(b) हमने समझा। आइए समझते हैं अगला आर्टिकल, आर्टिकल 19(1)(c). आर्टिकल 19(1)(c) कहता है कि क्या कर सकते हैं? किसी भी संघ का निर्माण करने का अधिकार देता है, संघ या संगठन बनाने का अधिकार। या नागरिकों को संघ या संगठन बनाने का अधिकार दिया जाता है, ठीक है। परंतु इसमें भी राज्य चाहेगा, 19(1)(4) में यह अपवाद दिया गया है कि यदि राज्य चाहेगा, राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता, राष्ट्र की संप्रभुता, अखंडता और पब्लिक ऑर्डर, सार्वजनिक व्यवस्था, लोक व्यवस्था के आधार पर क्या कर सकता है? राज्य प्रतिबंध लगा सकता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति संगठन बना सकता है, संगठन बनाने का अधिकार है उसको, साझा फर्म बना सकता है, कोई राजनीतिक दल बना सकता है 19(1)(c) के तहत। परंतु 19(4) में राज्य को अधिकार दिए गए हैं कि यदि वह संघ, वह संगठन, वह फर्म, वह राजनीतिक दल या कोई सार्वजनिक दल जो होगा, सामाजिक संस्थाएं होंगी, वह राष्ट्र की संप्रभुता, अखंडता को और लोक व्यवस्था को प्रभावित करेंगी, दुष्प्रभावित करेंगी, तो उस पर राज्य प्रतिबंध आरोपित कर सकता है। परंतु यह प्रतिबंध तार्किक होना चाहिए, रिजनेबल होना चाहिए, कोर्ट में इसको चैलेंज किया जा सकता है। आइए समझते हैं अगला अधिकार, आर्टिकल 19(1)(d). आर्टिकल 19(1)(d) यह अधिकार नागरिकों को, किसको? नागरिकों को। आर्टिकल 19(1)(d) नागरिकों को संपूर्ण देश में निर्बाध रूप से भ्रमण की स्वतंत्रता देता है, भ्रमण की स्वतंत्रता देता है। यानी कि भारत देश का कोई भी नागरिक भारत के संपूर्ण क्षेत्र में, भारत के संपूर्ण भूभाग में
स्वतंत्रता पूर्वक निर्बाध रूप से भ्रमण कर सकता है, घूम सकता है, परंतु राज्य इस पर भी प्रतिबंध आरोपित करने का अधिकार 19(1)(5) में दिया गया है। इसके अंतर्गत राज्य चाहेगा, राज्य किसके, आम जनता के हित में, जनता के हित में, और आम जनता के हित में, और एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जनजातीय क्षेत्रों के, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के सांस्कृतिक संरक्षण के लिए, संरक्षण के लिए किसी क्षेत्र विशेष में, कहा, किसी क्षेत्र विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष में आपके घूमने के अधिकार को प्रतिबंधित कर सकता है। जैसे वेश्याओं के लिए, यदि वो एड्स पीड़ित है तो उन्हें भ्रमण की स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती, ठीक है। और आप किसी शेड्यूल्ड एरिया में जा रहे हैं, आदिवासी क्षेत्रों में जा रहे हैं, वहां पर उनके सांस्कृतिक संरक्षण के लिए आपको आपका जाना प्रतिबंधित किया जा सकता है। जैसे कि आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जाएं, वहां सेंटिनल आइलैंड है जहां पर भारतीय लोगों का, आम लोगों का जाना प्रतिबंधित है। वो इसी आधार पर है, उनकी सांस्कृतिक समझ, सांस्कृतिक विशेषताएं, उनकी संस्कृति की संरक्षण के लिए राज्य चाहेगा तो आपके इस अधिकार को रोक सकता है, इस अधिकार को प्रतिबंधित कर सकता है। आइए समझते हैं अगला अधिकार, आर्टिकल 19(1)(e), 19(1)(e). इसके अंतर्गत भारत के संपूर्ण भूभाग में बसने की आजादी है। नागरिकों को, इनको नागरिकों को भारत के संपूर्ण भूभाग में बसने की आजादी है, बसने की स्वतंत्रता है। यानी कि नागरिकों को संपूर्ण भूभाग में बसने की आजादी है, स्वतंत्रता है। और क्या है, आप कहीं अपना घर बना सकते हैं, आवास ले सकते हैं, परंतु इसमें भी आर्टिकल 19(6) के तहत राज्य चाहेगा तो आम जनता के हित में और आदिवासियों के सांस्कृतिक संरक्षण के लिए, एसटीज के सांस्कृतिक संरक्षण के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के उनकी विशेषताओं के लिए आपका जाना प्रतिबंधित, आपका बसना प्रतिबंधित किया जा सकता है। एक पॉइंट रह गया 19(D) के अंतर्गत, 19(1)(D) के अंतर्गत एक पॉइंट रह गया, जैसे कि भारत देश भ्रमण की स्वतंत्रता थी, भारत में भ्रमण की स्वतंत्रता थी। यह अधिकार आपको संपूर्ण भारत में भ्रमण की स्वतंत्रता करता है। कहां, भारत देश के आंतरिक भाग में, आंतरिक भाग में। परंतु भारत से बाहर यदि घूमना है आपको, स्वतंत्रता पूर्वक आने और जाने की आजादी है, वह आर्टिकल 21 देता है, अनुच्छेद 21 आपको भारत के बाहर किसी अन्य देश में जाने की आजादी, भारत के बाहर किसी अन्य देश में, किसी अन्य देश में, यानी कि भारत के बाहर किसी अन्य देश में जाने या आने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 देता है। इस तरह से आपने समझा, अनुच्छेद 19(1)(e) नागरिकों को भारत के संपूर्ण भूभाग में बसने की स्वतंत्रता है और राज्य उसमें प्रतिबंध आरोपित कर सकता है। उसी तरह एक 19(1)(d) में पॉइंट रह गया था, जिसे मैंने आगे आपको यहां जोड़ा कि भारत के संपूर्ण आंतरिक भाग में घूमने की स्वतंत्रता तो आपको 19(1)(d) देता है, परंतु भारत के बाहर किसी अन्य देश में जाने या वापस आने की जो स्वतंत्रता है वह अनुच्छेद 21 देता है, आर्टिकल 21 देता है। आइए समझते हैं हम अगला आर्टिकल, आर्टिकल 19(1)(g). आर्टिकल 19(1)(g) आपको कहता है किसी भी व्यवसाय की चुनने की स्वतंत्रता है। क्या है?
किसी भी व्यवसाय को चुनने की स्वतंत्रता, यानी कि आप कोई भी व्यवसाय चुन सकते हैं, अपना सकते हैं, परंतु इसमें भी राज्य को अधिकार दिया गया है। 1960 में दिया गया कि राज्य चाहेगा तो आम जनता के हित में, जनता के हित में क्या कर सकता है, किसी भी व्यवसाय को क्या कर सकता है, किसी व्यवसाय को अधिग्रहित कर सकता है या किसी व्यवसाय को चुनने का प्रतिबंध लगा सकता है, जैसे कि वेश्यावृत्ति पर चुनने का प्रतिबंध लगा सकता है। इसी तरह शराब के उत्पादन पर भी प्रतिबंध लगा सकता है या शराब के उत्पादन को अधिग्रहित कर सकता है, माइनिंग को अधिग्रहित कर सकता है। यह अधिकार राज्य को दिया गया है, यानी कि सरकार को दिया गया है। इस तरह से हमने आर्टिकल 19 के तहत दी गई 6 स्वतंत्रताओं को समझा। आइए अगला आर्टिकल समझते हैं। आर्टिकल 20 अपराध से दोष सिद्धि के संबंध में अनुच्छेद 20 अपराधों से दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के दोष सिद्धि में संरक्षण किया। अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है, यानी कि आर्टिकल 20 कहता है कि किसी भी नागरिक को, ये सबके लिए है, किसी भी नागरिक को या कोई अन्य देश का भी हो, केवल शत्रु देश का ना हो, किसी भी नागरिक को क्या है, एक्स फैक्टो लॉ भूतलक्षी विधि से संरक्षण, विधि से संरक्षण, यानी कि जो क्रिमिनल केसेस है, आपराधिक कृत्य है, आपराधिक कृत्य के समय जिस कृत्य की दुष्कृत्य की जितनी सजा होगी, जितना दंड होगा, वही की उसी विधि के अनुसार आपको दंड दिया जाएगा। बाद में बनने वाली जितनी भी विधियां हैं या दंड की मात्रा बढ़ जाती है, उससे आपको संरक्षण दिया जाएगा। नए कानून से आपको सजा नहीं दी जाएगी, यानी कि भूतलक्षी विधि से संरक्षण, यानी कि पहले हुए अपराधों को ध्यान में रखते हुए उन अपराधियों को दंडित करने के लिए नई विधि से उन्हें दंडित नहीं किया जा सकता। दूसरा है डबल जेपर्डी लॉ, दोहरे दंड से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण। आपको किसी एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही सजा दी जाएगी, दोबारा सजा नहीं दी जाएगी। और क्या है, आत्मदोषी, स्व अभिशंसन बोलते हैं इसको, आत्मदोष से संरक्षण। आपको अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, यह आर्टिकल 20 कहता है। परंतु यह आर्टिकल 20 निवारक कानून के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति के लिए इसमें अपवाद है। इसके अपवाद क्या है कि शत्रु देश के नागरिकों को और शत्रु देश के नागरिकों को तथा निवारक कानून के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों के लिए यह कानून कारगर नहीं है। यह आर्टिकल उनको संरक्षण नहीं देता। अनुच्छेद 20 आपने समझा। जीवन, अनुच्छेद 21 कहता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। यह कैसा अधिकार है, नागरिकों के लिए और गैर नागरिकों के लिए, यानी भारत देश के नागरिकों के लिए, अन्य देश के नागरिकों के लिए, यानी नागरिक और गैर नागरिक, नागरिक और गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है। और बहुत ही महत्वपूर्ण ये आर्टिकल है और अधिकार है। यह आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं होता। कहने का तात्पर्य यह है इसके अंतर्गत
कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से, व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिवाय, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिवाय वंचित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। यानी कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिवाय वंचित नहीं किया जा सकता, उसके प्राण नहीं लिए जा सकते। कब तक? जब तक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ना हो। यह परिभाषा गोपालनवाद में सुप्रीम कोर्ट ने दी 1950 के गोपालनवाद में। यह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की क्या थी? संकीर्ण व्याख्या थी, संकीर्ण व्याख्या थी। परंतु 1978 के मेनका गांधीवाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है यह महत्वपूर्ण नहीं है, विधि की उचित प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। विधि की उचित प्रक्रिया, जस्ट फेयर एंड रीजनेबल, यानी कि विधि की उचित प्रक्रिया से ही किसी के व्यक्तिगत और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से तभी वंचित किया जा सकता है तब तक उसको विधि की उचित और प्रक्रिया से न गुजारा जाए। इस तरह से मेनका गांधीवाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का विस्तार किया और विस्तार में कहा कि किसी भी व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत और जीवन की स्वतंत्रता के अधिकार से तब तक वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे विधि की उचित प्रक्रिया से न गुजारा जाए। और इसकी व्याख्या करते हुए इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को मानवीय जीवन जीने के अधिकार दिया, मानवीय जीवन जीने का अधिकार, ठीक है, मानवीय जीवन जीने का अधिकार दिया। किसी दूसरे देश में जाने, जैसे हमने पहले बताया, किसी दूसरे देश में जाने वापस आने का अधिकार दिया और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार दिया, पर्यावरण का अधिकार दिया। 86वीं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के द्वारा 14 वर्ष की कम आयु के बालक और बालिकाओं के लिए, बच्चों के लिए क्या है? निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया। इसे 21A के तहत, आर्टिकल 21A के तहत शामिल किया गया। 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के द्वारा 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को या बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। इस तरह से आर्टिकल 21 आपका कंप्लीट हुआ। आइए समझते हैं आर्टिकल 22। गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 22 कहता है, अनुच्छेद 22 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को क्या है? किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी और क्या है? कारण जानने का अधिकार है।
यानी किसी भी व्यक्ति को जब उसे गिरफ्तार किया जा रहा है तो गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। और क्या अधिकार है? 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत होने का अधिकार है। निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत होने का अधिकार है। यात्रा के समय को छोड़कर, यानी कि यात्रा में जो समय लगेगा उसको छोड़ दिया जाएगा, अवकाश का जो समय होगा उसको छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद उसे 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत होने का अधिकार है। और विधि विशेषज्ञ से यानी वकील से विधि विशेषज्ञ से सलाह लेने का अधिकार, सलाह लेने का अधिकार। इस तरह से आर्टिकल 22 कहता है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है कि किसी भी नागरिक को गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार है, 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत होने का अधिकार है, और विधि विशेषज्ञ से वकील से सलाह लेने का अधिकार है। परंतु इसमें कुछ अपवाद हैं, जैसे कि निवारक दंड के अधीन कर अपवाद है निवारक गिरफ्तारी या नजरबंदी तारीख के लिए यह आर्टिकल संरक्षण प्रदान नहीं करता, क्योंकि हालांकि इसमें संरक्षण का अधिकार यह है कि आप किसी को, जो कानून संविधान कहता है कि निवारक गिरफ्तारी में आप किसी को 3 माह तक बिना सूचना के भी गिरफ्तार रख सकते हैं, और 3 माह के बाद हाई कोर्ट्स के जजेस का एक पैनल बनेगा और वो डिसाइड करेगा कि इनकी नजरबंदी और चले या ना चले। ठीक है, इस तरह से हमने आज स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 को समझा, जिसमें 6 स्वतंत्रताओं का जिक्र अनुच्छेद 19 है। फिर हमने दोष सिद्धि के संबंध में अनुच्छेद 20 को समझा, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 समझा, और इसके साथ ही साथ अनुच्छेद 22 को समझा, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। इस तरह से स्वतंत्रता का अधिकार समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।